हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 4 टीवीएस का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है चेंजिंग फैमिलीज। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द मेंबर ऑफ निमीज़ फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। कि निमी की फैमिली में उसके बेबी सिस्टर के आने से पहले कौन कौन थे और कितने मेंबर्स थे टोटल। तो इसका आंसर है, देयर वर 5 मेंबर्स इन निमीज़ फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। दे वर निमी, हर मदर, हर फादर, हर ग्रैंड मदर एंड हर अंकल। कि निमी की फैमिली में 5 लोग थे निमी की सिस्टर के आने से पहले। वो थे निमी खुद, ठीक है, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी ग्रैंड मदर एंड उसके अंकल। उसके बाद है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन निमीज़ फैमिली नाउ। कि अब निमी की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो आंसर है इसका, देयर आर 6 मेंबर्स इन निमीज़ फैमिली नाउ। कि अब निमी की फैमिली में 6 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डू यू थिंक द लाइफ्स ऑफ निमीज़ फैमिली मेंबर हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी। तो आपको कैसे लगता है कि निमी की जो फैमिली है उनकी लाइफ चेंज हुई है बेबी के आने के बाद। तो पहला आपसे पूछा है कि आपको क्या लगता है, हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ। कि अब निमी कैसे बिताती होगी अपना दिन। तो आंसर में आप लिख सकते हैं, निमी विल नाउ स्पेंड हर डे बाय प्लेइंग विथ हर सिस्टर। कि अब निमी अपना दिन कैसे बिताती है, अपनी बहन के साथ खेलती है वो, ठीक है। उसके बाद है, वट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। कि अब निमी की मदर क्या और एक्स्ट्रा काम करती है। तो आंसर है इसका, हर मदर विल नाउ टेक केयर ऑफ हर न्यू बेबी अलॉन्ग विथ निमी। शी विल फीड द बेबी एंड चेंज हर क्लोथ्स। कि अब जो निमी की मदर है तो अब वो बेबी के लिए एक्स्ट्रा काम करती है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है। वो न्यू बॉर्न बेबी को खाना खिलाती हैं, उनके कपड़े चेंज करती है ना। निमी के साथ साथ अब उनको न्यू बॉर्न बेबी का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद है, देयर विल बी चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज़ फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ न्यू बेबी। कैन यू टेल हाउ। कि जैसे कि बेबी आया, अराइवल हुआ बेबी का फैमिली में, ठीक है। तो अब उसके फादर, उसकी ग्रैंड मदर और उसके अंकल की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा, और उनको अब क्या करना पड़ता है बेबी के लिए। तो आंसर में आप लिखेंगे, निमीज़ फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विल नाउ गिव एक्स्ट्रा टाइम टू द न्यूली बॉर्न बेबी। कि जो निमी के पापा है, उसकी ग्रैंड मदर है, उसके अंकल है, अब वो बच्चे का ख्याल रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं अपने शेड्यूल से, ताकि वो बच्चे का ख्याल रख सकें। उसके बाद है, हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम इन एनी हाउस और इन योर नेबरहुड। के अब आपको बताना है, ये सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, कि क्या आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई न्यू बॉर्न बेबी आया है। तो आंसर है इसका, येस, रिसेंटली माई आंट गेव बर्थ टू माई क्यूट लिटिल कज़न। मैंने यहाँ पे सैम्पल आंसर लिखा है कि भाई मेरी जो आंट है या चाची है, उन्होंने हाल फिलहाल में एक छोटी सी क्यूट लिटिल कज़न को बर्थ दिया है। आप चाहे तो इस पर अपना एक्सपीरियंस या आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद है, हाउ डज़ इट फील टू हैव न्यू बेबी एट होम। कि कैसा लगता है जब एक नया बच्चा घर में आता है। तो आंसर है इसका, इट फील्स अमेजिंग। एवरीवन इन हाउस गेट्स डिलाइटेड बाय द अराइवल ऑफ न्यू बेबी। कि जब छोटा बच्चा घर में आता है तो फैमिली मेम्बर्स में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। फैमिली का माहौल काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद है, हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विथ न्यू बेबी। कि जब न्यू बेबी आता है तो घर में क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं। तो आंसर है इसका, वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट इन होम फॉर न्यू बॉर्न बेबी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड क्रिएट पीसफुल एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। कि जब छोटा बच्चा घर में आता है तब हमें काफ़ी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें घर में बड़ा शांति का माहौल बनाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा, केयरिंग, या कह सकते हैं एक काइंड एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, ताकि बच्चे को सेफ़ महसूस हो, उसे लगे कि हाँ, पीपल लव मी, माई फैमिली मेम्बर लव मी, केयर फॉर मी, ठीक है। इस तरह का एनवायरनमेंट हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद है, फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ द
रिलेटिव देन राइट। ये भी सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एक जो आपकी नेबर में, रिलेटिव में, ठीक है, या आपके घर में अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। तो क्या क्या जानकारी इकट्ठी करनी है ज़रा वो देखते हैं। पहली जानकारी आपको ये इकट्ठी करनी है कि व्हेन वॉज द बेबी बॉर्न, कि बच्चा कब पैदा हुआ था। तो आंसर में आप लिख सकते हैं शी वॉज बॉर्न इन 2019 ऑन 2 अक्टूबर। मतलब जो भी आपका, जिस भी बच्चे का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं ना, आप उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है। ये वाला सैम्पल आंसर है सिर्फ। इज़ द बेबी बॉय और अ गर्ल, कि जो बच्चा है क्या वो बॉय है या वो गर्ल है। तो आप लिखेंगे इसमें बच्चे का जेंडर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे गर्ल लिखा है, अगर आप जिस बच्चे का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं अगर वो बॉय है तो आप बॉय लिखेंगे, ठीक है। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, कि आप उस बच्चे से कैसे रिलेटेड हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम हर कज़न, आप जैसे भी उससे रिलेटेड है आप लिख सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपका कोई सगा भाई बहन ही हो जिसका आप डाटा ले रहे हैं, है ना। हो सकता है कि आपका नेफ्यू हो, नीज़ हो, ठीक है। उसके बाद है वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, कि बेबी कहाँ पे पैदा हुआ। तो इसका आंसर है इन द सिटी हॉस्पिटल, कि बेबी का पैदा हुआ सिटी हॉस्पिटल में। उसके बाद है हु डज़ द बेबी लुक लाइक, कि बच्चा कैसा दिखता है। तो इसका आंसर है बेबी रिसेम्बल्स हर मदर, कि बच्चा कैसा दिखता है अपनी माँ के जैसा। उसके बाद है व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर, कि उसके जो बालों का कलर है वो कैसा है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक लिखा है, हर हेयर कलर इज़ ब्लैक। फिर है व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आई, कि उसके आँखों का कलर कैसा है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे इसका आंसर। डज़ द बेबी हैव एनी टीथ, के बच्चे के कोई दांत हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे नॉट नाउ। फिर व्हाट इज़ द बेबीज़ लेंथ, कि बच्चे की लेंथ कितनी है। तो वो है 1.5 फीट। आप जिस बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं आप उसका लिखेंगे। उसके बाद है हाउ मैनी आवर्स अ डे डज़ द बेबी स्लिप, कि बच्चा कितने घंटे सोता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10 to 12 आवर्स, ठीक है। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप यही लिखेंगे उसका स्लीपिंग का टाइम। उसके बाद है व्हाट डिफरेंट साउंड डज़ द बेबी मेक, कि बच्चा कौन सी डिफरेंट साउंड निकालता है। तो आप लिख सकते हैं शी मेक्स कूइंग, बैबलिंग एंड क्राइंग साउंड, कि बच्चा वो कैसी साउंड निकालता है, बैबलिंग करता है, कूइंग करता है एंड क्राइंग। उसके बाद है हु डज़ द बेबी स्टे विद द मोस्ट, कि बच्चा सबसे ज़्यादा किसके साथ रहता है। तो इसका आंसर है विथ हर मदर, ठीक है, अपनी माँ के साथ वो ज़्यादा रहता है। फिर है स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ अ बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक, कि अब आपको उस बच्चे की फ़ोटोग्राफ बनानी है या उसकी पिक्चर नोटबुक में पेस्ट करनी है। तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, डू इट योर सेल्फ। उसके बाद है वट विल चेंज इन शेयरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र, कि जो शेयरिंग था, ठीक है, उसकी फैमिली में क्या चेंज आया जब उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया। तो इसका आंसर है हु। हाँ, उसके बाद आंसर आपको इन क्वेश्चंस का देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के बाद जो क्वेश्चंस है ना उसका आपको आंसर देना है। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो ट्रांसफ़र के रिलेटेड पूछा गया है, वो ये है कि हु फ्रॉम शेयरिंग्स फैमिली will live with his father at the new place, which school will sharings go now, will he have new friends, कि भाई जो शेयरिंग है अब उसके पापा के साथ न्यू प्लेस पे कौन कौन रहता है, एंड अब शेयरिंग किस स्कूल में जाता है और उसके फ्रेंड्स हैं या नहीं, ठीक है। इसका आंसर है शेयरिंग एंड हिज मदर will live with his father at the new place. Sharing will now go to a new school in the new city. Yes, he will have new friends. कि वो जो शेयरिंग है, ठीक है, उसकी मम्मी और वो खुद अपने पापा के साथ हम नए प्लेस पे रहते हैं। अब वो स्कूल भी जाएगा न्यू प्लेस पे, न्यू सिटी में, एंड उसके फ्रेंड्स भी होंगे, ठीक है। उसके बाद हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, कि क्या आपकी फैमिली में से कोई नए जगह पर शिफ्ट हुआ है वर्क की वजह से। तो आप लिख सकते हैं इसमें येस वंस माई अंकल वेंट टू मुंबई फॉर वर्क, जैसे मैंने यहाँ पे सैम्पल आंसर लिखा है, आप अपना आंसर लिख सकते हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, कि आपको कैसा लगा जब वो जैसे कि मुंबई गए आपके अंकल या जो भी जिसके बारे में आप लिखेंगे, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो आपको कैसा लगा, या आपकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए। तो आंसर में आप लिखेंगे आई फील लिटिल बिट सैड, लिटिल बिट अलोन एज माई अंकल यूज़ टू प्ले विथ मी एंड ऑल्सो यूज़ टू टीच अस, कि जो मेरे अंकल हैं उनके जाने से मुझे काफ़ी अकेला महसूस होता है क्योंकि वो मेरे साथ खेलते थे और मुझे पढ़ाते भी थे। उसके बाद क्वेश्चन 7 है
इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस, इफ़ सो टॉक टू हिम और हर। कि आपकी क्लास में, ठीक है, या स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो किसी दूसरे प्लेस से आया है आपके स्कूल में, उससे बात करनी है और ये जो क्वेश्चन है उससे पूछने हैं। तो जैसे कि इसका आंसर पहले मैंने लिखा येस माय फ्रेंड इज़ फ्रॉम अदर स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, वेयर हैज़ शी और ही कम फ्रॉम, कि आपकी जो फ्रेंड है वो कहाँ से बिलोंग करता था या करती थी। तो आंसर है शी केम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आप जिसका भी इंटरव्यू लेंगे, जिससे भी आप पूछेंगे, आपको उसका लिखना है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वट वॉज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक, कि भाई जो उसका पुराना स्कूल था वो कैसा था। तो आंसर है हर ओल्ड स्कूल इज़ जस्ट लाइक आवर स्कूल, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सैम्पल आंसर लिखा है, आप चाहे तो अपना लिखेंगे यहाँ पे आंसर। वट डज़ ही और शी फाइंड डिफरेंट हेयर, कि भाई उसको अपने वाली जगह में जहाँ से वो आई है और इस न्यू प्लेस में क्या डिफरेंस नज़र आता है, ठीक है। तो आंसर है इसका शी फाउंड द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, कि उसको लैंग्वेज अलग अलग लगती है। जैसे कि वो वेस्ट बंगाल से है तो वहाँ पे बंगाली बोली जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे उसका ट्रांसफ़र हुआ है दिल्ली में, तो दिल्ली में सब हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, तो लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंसेस उसे दिखाई देता है। उसके बाद है डज़ ही और शी लाइक द चेंज, कि क्या उसे चेंज पसंद है। तो आंसर है इसका येस शी वांट्स टू लर्न प्रॉपर हिंदी, हाँ कि वो हिंदी सीखने में इंटरेस्टेड है या चाहती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये भी सेल्फ असेसमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, ठीक है। आपको अपने किसी ऐसे फ्रेंड का इंटरव्यू लेना है जो दूसरी स्टेट से बिलोंग करता है, जिसका ट्रांसफ़र उसके फादर की वजह से यहाँ पर हुआ है आपके स्कूल में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, डू यू थिंक देयर विल बी चेंज इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम, व्हाट काइंड ऑफ चेंज। यह आपका चैप्टर में से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है कि आपको लगता है कि फैमिली में चेंज आता है जब न्यू ब्राइड आती है, नई दुल्हन आती है फैमिली में, और किस तरह का चेंज आता है। तो आंसर है इसका yes, there will be changes in the home from where the new bride has come. The family members of her family will miss her a lot. They will do the work and she had been doing in her family. तो चेंजेस क्या क्या आते हैं, जैसे कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जिस फैमिली से वो आई हैं ब्राइड, ठीक है, वो फैमिली ब्राइड को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है, और जो भी काम वहाँ पे वो ब्राइड करती थी, लाइक मान लीजिए कि वो जो ब्राइड आई है, मान लीजिए वो अपनी फैमिली में कुछ काम करती थी, अब वो काम उन फैमिली मेम्बर्स को करने पड़ते हैं, एंड वो सारे काम अब वो कहाँ करती है, अपने ससुराल में, या जिस प्लेस पे उसकी शादी हुई है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है टॉक टू योर मदर एंड आंट इन द फैमिली, आस्क दैम अबाउट वेयर दे लिव बिफोर दे गॉट मैरिड, कि आपको अपनी किसी आंट से या मदर से ही बात करनी है और ये जानना है कि शादी से पहले वो कहाँ रहते थे, ठीक है। आंसर है इसका माई मदर एंड आंट आर फ्रॉम द सेम स्टेट वेयर माई फादर एंड अंकल आर फ्रॉम, कि भाई जैसे हो सकता है कि आपकी मदर और आंट उसी जगह से हो जिस जगह से आपके फादर या अंकल बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी मदर भी दिल्ली से हैं, आपके फादर भी दिल्ली से हैं, और दिल्ली के ही दिल्ली आपके मदर और फादर ने शादी कर ली, तो हो सकता है सेम स्टेट से हो सकता है आपकी मदर किसी दूसरी स्टेट से हो, आपके फादर किसी दूसरी स्टेट से हो, तो ये डिपेंड करता है फैमिलीज़ पर, ठीक है। हु वर द मेंबर इन देयर फैमिलीज़ देन, कि आपकी जो मदर और आंट्स हैं, ठीक है, शादी से पहले या अभी भी उनकी फैमिली में कौन कौन थे एज अ फैमिली मेम्बर्स। तो इसका आंसर है देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, उनके माता पिता और उनके भाई बहन। उसके बाद है हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली हु, कि क्या आपकी फैमिली में कोई रिसेंटली मैरिड हुआ है, या फिर आपकी फैमिली या नोइंग में आपको बताना है, एंड कौन हुआ ये भी बताना है। येस वन ऑफ माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली, ठीक है, आप लिख सकते हैं हाँ मेरे अंकल की मैरिज हुई है रिसेंटली। टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिली, ठीक है। अपने क्लासमेट से इसमें बात करनी है आपको, और ये बताना है कि
वेडिंग के टाइम पे क्या क्या होता है फैमिलीज़ में, ये भी सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है। एक्चुअली में इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे सेल्फ असेसमेंट वाले हैं। आप चाहे तो इसका आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। लाइक ये चैप्टर बहुत इजी है और इसका आंसर आप अगर आप चाहे तो खुद भी लिख सकते हैं, बट फिर भी मैंने आपको गाइड करने के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से आंसर करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द आंसर ऑफ क्वेश्चन 12। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड, कि जो वेडिंग होती है उसमें किस तरह का स्पेशल खाना बनाया जाता है। तो आंसर है सो मैनी डिशेज आर कुक्ड लाइक शाही पनीर, छोले, राइस, चाट, तंदूरी नान, स्वीट, जूस, मिक्स वेज, बिरयानी, फ्राइज़, चाउमीन एक्सेट्रा। तो शादी में काफ़ी बहुत सारी डिशेस देखी होंगी आपने, है ना, छोले, पूड़ी, नान और शाही पनीर हो गए, ठीक है, बिरयानी, तंदूरी नान, मिक्स वेज, फ्राइड राइस, चाउमीन। तो ये सभी शादी में डिशेस बनाई जाती हैं। उसके बाद है व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वेयर, कि जो ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम्स हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं शादी में। तो इंडिया में तो जो ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम्स होते हैं, इंडिया में या तो जो दुल्हन होती है, ब्राइड होती है, वो लहंगा पहनती है, ठीक है, रेड कलर का, और जो ब्राइड ग्रूम होते हैं वो शेरवानी पहनते हैं। और अगर आप क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आपके फैमिली में जो ग्रूम होती है, सॉरी, जो ब्राइड ग्रूम होते हैं वो कोट पहनते हो, और जो ब्राइड होती है वो वाइट गाउन पहनते हो। अगर आप मॉमडन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी बिल्कुल सिमिलर इंडियन फैमिली और इंडियन ब्राइड की तरह ही क्लोथिंग की जाती है। बट हाँ, ये है कि उसमें हरे कलर का लहंगा या वो ड्रेस पहन सकती है दुल्हन, एंड जो बॉय होते हैं वो सिमिलरली शेरवानी ही पहनते हैं इन मॉमडन फैमिलीज़। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग, के वेडिंग में कौन कौन से सॉन्ग एंड डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आंसर है फोक एंड सम ऑफ द बॉलीवुड सॉन्ग्स वर प्लेड एट द वेडिंग, कि भाई वेडिंग में लोकगीत, जो रीजनल सॉन्ग्स होते हैं वो बजते हैं, और कुछ फिल्मों के गाने भी बजते हैं वेडिंग में, ठीक है, उस पर सब नाचते हैं। उसके बाद है इन निमीज़ फैमिली रीज़न फॉर चेंज। अब आपको रीज़न फॉर चेंज बताना है। तो निमी की फैमिली में चेंज होने का क्या रीज़न था। निमी की फैमिली का साइज़ चेंज होने का रीज़न था कि द रीज़न फॉर द चेंज इन निमीज़ फैमिली वॉज द बर्थ ऑफ हर बेबी सिस्टर, कि जो निमी की फैमिली में उसकी बेबी सिस्टर आई थी, उसकी वजह से निमी की फैमिली का साइज़ बढ़ गया था। ओके, इन शेयरिंग्स फैमिली, अब शेयरिंग की फैमिली में चेंज होने का क्या रीज़न था। तो द रीज़न ऑफ चेंज इन शेयरिंग फैमिली वॉज द ट्रांसफ़र ऑफ हिज फादर टू द न्यू सिटी, कि उसके पापा का ट्रांसफ़र नई सिटी में हो गया था, इसलिए उसकी फैमिली में चेंज हुआ, ठीक है। फैमिली साइज़ उनका एक तरफ से जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ से तो कम हो गया, और जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद है इन नज़लीस फैमिली। नज़लीस फैमिली में क्या था चेंज का रीज़न। तो आंसर है इसका द रीज़न फॉर द चेंज इन नज़लीस फैमिली वॉज द मैरिज ऑफ हर एल्डर कज़न ब्रदर, की नज़ली की फैमिली में ना उसके एल्डर कज़न ब्रदर की मैरिज हो गई थी और उसकी भाभी आ गई थी, इसलिए उनकी फैमिली का साइज़ बढ़ गया था। उसके बाद 16 क्वेश्चन है देयर कैन बी मैनी रीज़न फॉर चेंजेस इन फैमिली, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर चेंजेस, कि भाई फैमिली में चेंजेस होने के काफ़ी रीज़न्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चेंजेस हो सकते हैं। आंसर है ट्रांसफ़र ऑफ अ रिलेटिव हु माइट कम टू लिव विद द फैमिली, कि ट्रांसफ़र होता है किसी रिश्तेदार का या फैमिली मेम्बर का, ठीक है, उसकी वजह से फैमिली के साइज़ में चेंज हो जाता है। लिविंग ऑफ अ फैमिली मेम्बर फॉर हायर एजुकेशन, जैसे कि कोई हायर एजुकेशन के लिए अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर पढ़ने चला जाता है, कोई कोई स्टेट से बाहर चला जाता है, ठीक है, या कोई पूरा कंट्री से बाहर ही चला जाता है पढ़ने के लिए, तो उसकी वजह से भी फैमिली का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है डेथ ऑफ द फैमिली मेम्बर, कि जो फैमिली मेम्बर की डेथ होती है उससे भी फैमिली का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है या चेंज हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, कि आप कौन सी क्लास तक पढ़ना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे सैम्पल आंसर लिखा है, ठीक है। आई वांट टू स्टडी अप टू मास्टर्स, कि मैं मास्टर्स तक या हायर एजुकेशन लेना चाहता हूँ। उसके बाद है अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड, कि आपके मम्मी पापा कौन सी क्लास तक पढ़े लिखे हैं। तो आपको लिखना है इसमें माई पेरेंट्स आर ग्रेजुएटेड, कि मेरे मम्मी पापा क्या है, ग्रेजुएटेड है। उसके बाद है
टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी, कि आपकी जो ग्रैंड मदर है उन्हें कौन सी क्लास तक पढ़ने का चांस मिला। तो आप इसमें लिख सकते हैं शी डिड नॉट गेट चांस टू स्टडी आफ्टर 5th क्लास, कि उनको 5वीं क्लास के बाद कोई चांस नहीं मिला पढ़ने का। उसके बाद है एट वट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड, कि आपकी जो ग्रैंड मदर है उनकी किस एज में शादी हुई थी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में एट द एज ऑफ 18 शी गॉट मैरिड, कि मेरी ग्रैंड मदर की शादी 18 की एज में या 18 की उम्र में हुई थी। उसके बाद है हैव यू हर्ड ऑफ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड, कि आपने उस कानून के बारे में पता किया है, आपको पता है जिसमें जो गर्ल और बॉय होते हैं ना वो यंग एज में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उनकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जाती है तो वो इलीगल होती है। तो आंसर देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 November 2007, legal age for girls to get married is 18 years and boys to get married is 21 years. If male adult over 18 years of age marries a girl below 18 years of age, then he will be punishable. तो जो चाइल्ड प्रोहिबिटेशन एक्ट है, चाइल्ड प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, ठीक है, या चाइल्ड मैरिज एक्ट जिसको हम कॉमनली जानते हैं, ये कब आया था? ये 1 नवंबर 2007 में आया था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो लड़की है 18 साल से पहले और लड़का 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की की 18 साल से पहले शादी करवाई जाती है, ठीक है, या किसी लड़के की 21 साल से पहले शादी करवाई जाती है तो वो क्या होता है? इलीगल माना जाता है। उसके बाद है आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, डू दे वांट टू गो टू स्कूल, डू दे वांट टू गो बैक टू स्कूल। तो आपको फिर से इसमें किसी बच्चे का इंटरव्यू लेना है, ये भी सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है। आपको अपने आसपास ऐसा बच्चा ढूंढना है जिसने किसी कारणवश स्कूल को छोड़ दिया है और उससे बात करनी है, ठीक है। इसके आंसर में मैंने लिखा है वन ऑफ माई नेबरहुड फ्रेंड हैड टू ड्रॉप द स्कूल इन मिड टर्म बिकॉज हर फादर गॉट ट्रांसफर्ड इन द अदर स्टेट, शी लेटर जॉइन द न्यू स्कूल, कि हाँ मेरे नेबरहुड में एक फ्रेंड है, उसने मिड टर्म में ही या कह सकते हैं आधे साल में ही स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उसके फादर का ट्रांसफ़र दूसरी स्टेट में हो गया था और वहाँ जाकर उसने नए स्कूल में एडमिशन ले लिया। ओके, व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज़, कि अब तुम्हारी जो फ्रेंड है जिसका भी आपने इंटरव्यू लिया है वो क्या कर रहे हैं इन दिनों। तो आप लिख सकते हैं अगर वो अभी भी स्कूल कंटिन्यू करते हैं तो आप लिख सकते हैं शी इज़ स्टडिंग और ही इज़ स्टडिंग, कि वो अभी भी पढ़ रहे हैं। एंड हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली हु, कि आपकी फैमिली में कोई अभी, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि आपकी फैमिली में कोई रिसेंटली मैरी हुई है किसकी हुई है, आपको वो बताना है। आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, है ना, पहले वाला। कोई नहीं, इसका आंसर देख लेते हैं। येस माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली, तो हाँ मेरे अंकल की शादी हुई है रिसेंटली। और फिर आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड द ग्रूम, कि जो दुल्हन है उसकी एज क्या है और जो दूल्हा है ग्रूम है उसकी एज क्या है। तो आपको आंसर लिखना है द ग्रूम्स एज इज़ 25 एंड द ब्राइड्स एज इज़ 24, कि जो दूल्हा है उसकी एज 25 साल है और जो दुल्हन है उसकी एज 24 साल है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप